गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल सीरीज पे है। ठीक है, मेरा लेक्चर नंबर 9 और इससे पहले मैंने रेडियस रेशियो लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट किया हुआ है। 19 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, इसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज न्यूमेरिकल सीरीज में कुछ हॉट टॉपिक्स को जानेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक, देखते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक एक करके बताऊंगा। इसकी 2 सीरीज में बताऊंगा न्यूमेरिकल सीरीज की, एक आज पहली है, एक कल दूसरी है। उसके बाद फिर डिफेक्ट्स बताएंगे, फिर खत्म ये चैप्टर। ठीक, आइए देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप देख लेना। देखें, बोला समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। देखो, कोर की जो लंबाई होती है मतलब एज लेंथ जो होती है उसको दिखाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, मैं बता रहा हूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिख रहा। हाँ, तो पढ़ें, अभी पढ़ते एक तरफ से। बोला समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर लंबाई, यानी कोर लंबाई क्या बोलते हैं, एज लेंथ। एज लेंथ को ही बोलते हैं, एज लेंथ को ही बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और यही है मेरी कोर लंबाई, और ये कितनी दी गई है, 0.8 मिलीमीटर, mm दी गई। ठीक है, मिलीमीटर दी गई है। कह रहा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। परमाणु की क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब रेडियस ज्ञात करनी है, रेडियस को डिफाइन करना है। जबकि कह रहा यदि यह एक बार बोल रहा कि ये सिंपल क्यूबिक होगा, एक घनी जालक यानी SCC, एक बार क्या होगा BCC, और एक बार क्या होगा FCC। मतलब इसमें 3 केस दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है SCC का, सेकंड पार्ट है इसका BCC जब लेट करेंगे, और थर्ड पार्ट है ये क्या FCC का। तो देखिए आज एक नई बात सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। देखें आज एक नई बात जानेंगे कि जब SCC होता है तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है, जब BCC होता है तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है, और जब FCC होता है तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है। देखें आपको एक फार्मूला मैंने याद कराया होगा। जब SCC होता है, केस नंबर फर्स्ट, जब SCC होता तो जो कोर की लंबाई होती थी A, वो किसके इक्वल होती थी, 2r को होती थी। अगर आपको ध्यान होगी पिछली लेक्चर याद होगी, लेक्चर नंबर 7 पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था। ठीक है, ठीक, तो जो A होता है वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो A अगर 2r के बराबर तो यहां से r क्या होगा, a/2। r इक्वल क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा। A दिया गया है कितना है, 0.8/2, कितना आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर। ये आंसर हो गया किसके लिए, SCC के लिए r निकल आया 0.4। अब BCC के लिए निकाल लो। BCC के लिए आपने A इक्वल टू क्या किया था, BCC के लिए, BCC के लिए A इक्वल टू था 4r/√3, ये था। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, r की वैल्यू यहां से निकालो क्या होगा, √3 इधर चला जाएगा, 4 अपॉन आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/4 इंटू A होगा। रख दो, √3/4 इंटू A कितना है, अब भी ये वही है 0.8, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 2 जा 8, 0.2 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू रख देंगे। √3 क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.3464 mm आ जाएगा। आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेना। √3 की वैल्यू रख देना, इस 4 से ये 0. आ जाएगा 2, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तीसरा FCC के लिए, FCC के लिए आपने क्या निकाला था भाई, FCC के लिए जो A की वैल्यू थी वो था 2√2r। यहां से r बराबर क्या आ जाएगा, A/2√2। A कितना है 0.8
अपॉन में 2 इंटू √2, ये कट जाएगा 0.4 आएगा। √2 की वैल्यू करके 0.4 में डिवाइड कर देना, √2 की वैल्यू करके क्या कर देना 0.4 में डिवाइड करना, तो आ जाएगा 0.2828 मिलीमीटर। ये सॉल्विंग आप ही को करना, ठीक है। अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे पढ़ने में, ठीक है। तो वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट और कम इतनी जो कैलकुलेशन कर ही सकते हो भाई 12th क्लास में, ठीक है। ये था क्वेश्चन, समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया, इसे शॉर्ट ले लें। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। बोला एक कोई यौगिक दिया गया, कंपाउंड दिया गया, क्या दिया गया, एक कोई कंपाउंड दिया गया है AXBY, छोटा सा सफिक्स में X और Y लिख दिया गया, ठीक। कह रहा एक यौगिक AXBY के घनीय क्रिस्टल, कह रहा ये क्या है, एक घनीय क्रिस्टल है, और जो कि कोनों पर क्या है, तो कोनों पर कह रहा A वाला है, कोनों पर क्या है A है, तथा फलक केंद्रों यानी फेस सेंटर पे क्या है B है। अब बताओ अगर ये सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, ऐसे बनाते थे, इसको ज्वाइन कर देते थे। कह रहा कोनों पे A है, यानी ये जो साइडें हैं इन सब जगहों पे क्या है A है, इन 8 जगह पे क्या है A प्रेजेंट है, यहां पे A, इन सब जगहों पे A प्रेजेंट है, ठीक है। और कह रहा जो B है वो उसके कहां प्रेजेंट होगा, फलक केंद्र पर, मतलब फेस सेंटर। तो बताओ एक क्यूब में कितने फेस होते थे, 6 होते थे। यहां पे B है, इस पे B है, इधर B है, इधर B है, और आगे B है और पीछे B, मतलब 6 B हैं, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। फेस पे कितने हैं, बीच में कमरे को, इसको बिल्कुल एकदम कमरे से समझो, कमरा अपना क्यूब है, कमरे के कॉर्नर पे A है, और जितने भी उसकी छतें हैं या दीवारें हैं उनमें बीचों बीच क्या है B है। B का आधा हिस्सा कमरे के अंदर आएगा, आधा हिस्सा कमरे के बाहर जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो पूछ रहा है इसमें कंपाउंड जो ये AXBY है, इसका सूत्र क्या होगा, या मतलब यहाँ X की जगह क्या होगा और Y की जगह क्या होगा, ये बताना है। ये फॉर्मूला तो AB के ही फॉर्म में बनेगा, लेकिन X की जगह कौन सी डिजिट आएगी और Y की जगह कौन सी आएगी, इसको निकालना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या कहता है, क्या A परमाणु बोल रहा ना, A जो है सबसे पहले ये लिखेंगे A घन के 8 कोनों पर, मतलब क्यू के 8 कोनों पर क्या है प्रेजेंट है, पहली लाइन लिख दी, ठीक। फिर बोलेंगे एकक कोशिका में, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल में A परमाणुओं की संख्या, A परमाणुओं की संख्या कि एक यूनिट सेल में कितने A आएंगे। मैंने बोला था A का केवल आधा हिस्सा, 1/8वां भाग, 1/8 पार्ट क्या करता है, एक कॉर्नर का हिस्सेदारी करता है, 1/8 पार्ट A का, ठीक। लेकिन कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर 1/8 पार्ट होगा, लेकिन ऐसे कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी एक यूनिट सेल में A परमाणुओं की संख्या कितनी है 1, यानी यहां पे जो X की वैल्यू होगी वो क्या निकल के आ रही 1। अब बात करेंगे B परमाणु, बोले यहां तो बोल दिया, अब बोलेंगे कि जो B परमाणु है वो घनत्व के कहां पे 6 पलकों पर है, बोल दिया B परमाणु यूनिट सेल के 6 फेस पे हैं, 6 फलकों पर हैं, 6 फलकों पर हैं। तो यूनिट सेल में B परमाणुओं की संख्या, B परमाणुओं की संख्या, जैसे ये 8 कोनों पे थे तो उसमें A परमाणु की निकाली क्योंकि A 8 कोनों पे थे, लेकिन अभी B फलकों पे हैं। बताओ कितने फलक होते हैं,
6 और एक फलक पे बी परमाणु कितनी हिस्सेदारी रखेगा? जैसे ये मान लिया मेरी एक दीवार है, तो इस पे अगर बी परमाणु ठीक बीचों बीच है तो इसका आधा हिस्सा कमरे के अंदर होगा और आधा हिस्सा कमरे के बाहर। तो हिस्सेदारी कौन कर रहा है? जो कमरे के अंदर होगा वो आधा हिस्सा 1/2 पार्ट जो है वो हिस्सेदारी करेगा। क्या करेगा? वो हिस्सेदारी करेगा। और यहां से जब कट करेंगे तो बी परमाणु की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। मैंने एक लेक्चर में पूरे परमाणुओं की संख्या निकालने का ट्रिक भी बताया था। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो बोल रहा था जो कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और बी कितना है? 3 है। ये हो गया फॉर्मूला बनाना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, सर इसको फिर से समझा दीजिए, तो फिर से समझा दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके सॉल्व किया। चलो और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज चलाते हैं। आज सारी चीजें जितनी हैं सब एक से मजेदार समझाऊं, एक से बेहतरीन। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते थे, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी पे रिलेटेड। किस पे रिलेटेड आते हैं? डेंसिटी पे। तो डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घनी क्रिस्टल का घनत्व। क्या बोलेंगे? घनी क्रिस्टल का घनत्व। छोटा सा एक डेरिवेशन भी समझाएंगे। ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो फिर अच्छे से ही पढ़ें, फिर वहां पे जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, ट्रिकी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ में आए। डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, घनी क्रिस्टल की का घनत्व निकालना। तो पहली बार डेंसिटी को यहाँ पे डी से भी डिनोट करते हैं कई लोग, कई बुकों में, और कई लोग रो से डिनोट करते हैं। रो को कैसे डिनोट करते हैं? देखो जो पी होता है ऐसे कर देते हैं, ये होता है रो। तो बताओ डेंसिटी जो होती है यानी जो घनत्व होता है, हिंदी में लिख देता हूँ घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास m हो गया, वॉल्यूम v हो गया। ठीक है, अब देखो घनत्व किसका है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, या द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इनटू घनत्व। ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये होता है, तुम्हारा से घनत्व का फॉर्मूला निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। लेकिन क्या ये घनत्व जो निकालेंगे ये पूरे क्यूबिक क्रिस्टल का निकालेंगे? नहीं, क्योंकि पूरे क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होते हैं? कई सारे यूनिट सेल मिलके ही, कई सारे यूनिट सेल की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है वो क्या बनाती है? क्रिस्टल बनाती है। डिफिनेशन अगर याद होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो बार बार तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट की निकाल लेंगे और ये पता होगा कि कितने यूनिट है उसमें, बस उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे क्रिस्टल की निकल आएगी। तो हमें जो कुछ भी करना है किसका करना? यूनिट सेल का करना। किसका करना? यूनिट सेल का। तो यहाँ पे द्रव्यमान लिखा है, ये द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे यूनिट सेल का द्रव्यमान। यूनिट सेल का क्या? द्रव्यमान। और क्या बोल देंगे? आयतन। आयतन नहीं रहेगा, क्या होगा? यूनिट सेल का आयतन। मतलब ये चीजें हम किसके लिए निकालेंगे? यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। अब देखो यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। देख से एक परमाणु का द्रव्यमान, लेट्स सपोज करो एक परमाणु का द्रव्यमान अगर तुम्हें पता है, ठीक, और उसमें 10 परमाणु है, तो क्या करोगे? एक परमाणु के द्रव्यमान में 10 से क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे, तो पूरे यूनिट सेल का आ जाएगा। जैसे एक एससीसी में कितने परमाणु होते हैं? कोनों के 8 होते हैं। एक का पता चल जाए, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 को पता चल जाए, पूरे यूनिट का पता चल जाए। नहीं समझ? वैसे ही तो यूनिट सेल का अगर द्रव्यमान निकालना है तो बोलेंगे क्या? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुणन एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन आपको पता होना चाहिए। यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल एक क्यूब होता है, क्यूब में क्या? क्यूब का आयतन कैसे निकालते थे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा ना? अब देखो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या किससे दिखाते हैं?
जेड से, किससे दिखाते हैं? जेड से। कितना क्या बोले? एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान जो निकाला जाता है, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है m/Na। क्या होता है? n सफिक्स में a है, छोटा सा a है, कैपिटल N ऐसे बना हुआ है और एक छोटा सा a ऐसे है, Na अपॉन लेंथ कितनी होती है किसी भी यूनिट सेल की लेंथ, क्योंकि ये घन है, घनी है, क्यूबिक है, तो उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी a होगी, यानी वो तीनों मिलकर क्या बना देंगे? a इंटू ए मतलब a क्यूब बना देंगे। बात समझ आई? ये जो Na है, ये Na कहाँ, इसके अपॉन में है, तो ये Na कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो यहां से देखो फाइनल फॉर्मूला बनेगा रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसे आता है ये हमने बता दिया छोटा सा 2-4-5 मिनट। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेंगे। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहाँ पे हम पूरे क्रिस्टल के लिए नहीं निकालेंगे, यूनिट सेल के लिए निकालेंगे, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान अपॉन यूनिट सेल का आयतन। ठीक, यूनिट सेल के द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे? यूनिट सेल के कुल परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो पूरे यूनिट सेल का आ जाएगा। और यूनिट सेल का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो ए हो ही होता, तो ए क्यूब हो जाएगा। ये बस ध्यान रखेंगे, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको m/Na से निकालते हैं। m क्या है? अणुभार। m क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, और Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर, जिसको हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इस n की वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। इस Na की वैल्यू अगर नहीं पता होगी तो 6.023 × 10⁻23 ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है कि ये उतने होते ही होते हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है पोर्शन है, ये याद रखेंगे। ठीक, जल्दी से इसकी सॉल्व ले लो और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तभी मजा आएगा। फॉर्मूला याद हो गया? जेड क्या है? जेड क्या है? जेड परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है। हाँ देखो, जेड परमाणुओं की संख्या तो है, लेकिन हमारे पास कितने केस हैं? 3 केस हैं। जेड के लिए कितने केस हैं? 3। एक है SCC, एक है BCC और एक है FCC। ठीक है, तो देखो SCC के लिए जेड बराबर कितना रखेंगे? हमेशा 1 रखेंगे। BCC के लिए जेड बराबर कितना रखेंगे? हमेशा 2 रखेंगे। FCC के लिए जेड बराबर कितना रखेंगे? हमेशा 4 रखेंगे। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्या करते हैं? याद करना। क्यों? क्योंकि SCC में कितने परमाणु हिस्सेदारी लेते थे? 1, मैंने निकाला था। BCC में कितने हिस्सेदारी लेते थे? 2। और FCC में कितने लेते थे? 4। कितने लेते थे? 4। A क्या है? A मेरी एज लेंथ है, कोर की लंबाई है। Na एवोगाड्रो नंबर है और उसकी वैल्यू इतनी होती है। M क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत? इसके शॉर्ट ले लें, इसके शॉर्ट ले लें। ठीक है, कर दो। आइए देखें क्वेश्चन एक बताता हूं, डेंसिटी निकालने का ये क्वेश्चन है। आज एक क्वेश्चन बताते हैं डेंसिटी निकालने का, जो न्यूमेरिकल सीरीज दूसरा होगा उसमें कल 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसी में से पेपर में बोर्ड में आता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का फार्मूला कोई बता पाएगा भैया? लेड सल्फाइड कहते हैं PbS को, Pb को कहते हैं प्लम्बम लेड और सल्फाइड को कहते हैं S। तो ये है लेड सल्फाइड। कह रहा है जो लेड सल्फाइड की संरचना है वो NaCl के प्रकार की है, मतलब लेड सल्फाइड बिल्कुल NaCl की तरह बन रहा। ठीक है, और कह रहा कि यदि लेड सल्फाइड की इकाई सेल में कोर H की लंबाई, मतलब कोर H की लंबाई किसे दिखाते थे? A कितना दिया गया? 500 पिकोमीटर दिया गया। 500 पिकोमीटर क्या होता है अभी बताएंगे, पिकोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो इसके घनत्व की गणना करनी है, इसकी डेंसिटी निकालनी है, मतलब इसका रो निकालना है। और जबकि दिया गया है लेड का अणुभार दिया गया है 260 और सल्फाइड का दिया गया है अणुभार 32। ठीक, 32। ठीक, ओके। ये इतनी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। क्या है ये गिवन है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलना पहले लेड सल्फाइड की संरचना जो है वो NaCl के बराबर है। अगर आपको रेडियस रेशियो वाला जो चार्ट बनाया है उसमें पता हो तो NaCl की संरचना किसके प्रकार की होती थी? तो जो NaCl होती थी वो किस प्रकार की होती थी? वो होती थी FCC की। तो लेड सल्फाइड क्या होगी? FCC। और जैसे पता चला कि FCC के लिए, तो FCC के लिए जेड बराबर क्या रखते हैं?
4। ये गिवन करना केवल संरचना ये बताता है कि हमें z बराबर वैल्यू कितनी लेनी। अगर वो BCC बोल रहा है अंतर केंद्रीय जालक तो उसके लिए 2 ले लेंगे z बराबर। अगर वो सिंपल सरल घनी बोल रहा है तो उसको z बराबर 1 लेंगे। और अगर वो FCC बोल रहा है फलक केंद्रीय तो उसके लिए z बराबर 4 लेंगे। तो z की वैल्यू पता हो गई, a की वैल्यू पता है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। m मतलब मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, लेड और सल्फाइड दोनों एक ही है ना, तो लेड की अणुभार इतना है, सल्फाइड इतना, दोनों को जोड़ देंगे। 207 प्लस 32 7 2 9 239 यानी m की वैल्यू पता चल गई। a पता है, m पता है, z पता। अब बताओ a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू जो है वो आपको पिकोमीटर में निकालनी है या सेंटीमीटर में। तो हमें a को हमेशा किस में रखना, सेंटीमीटर में रखना। तो देखो यहां से a की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, यहां से हटाते हैं रो को, रो ही निकालना। तो देखो एक जो पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर, एक छोटा सा यहाँ पे टिक बता रहा हूं, जो एक पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे 500, और अगर पिकोमीटर किसमें चेंज करना, सेंटीमीटर को, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये सेंटीमीटर। बताओ 10⁻10 में से ये 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये आ गई a की वैल्यू सेंटीमीटर में। अब सीधे फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला किया है वो करेंगे, समझ आया। और फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे कर लेते साइड में। देखो रो बराबर था z × m अपॉन a³ × ma। बताओ रो ही निकालना है, z कितना है, z बराबर 4 है, m कितना है, m 239 है, a कितना, a ये निकाला 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8 का होल क्यूब और इंटू अवागाद्रो नंबर। तो अवागाद्रो की वैल्यू ये है 6.023 × 10⁻20। देखिए भाई साहब, इसमें केवल एक चीज करनी है, क्या करनी है, इसमें आपको ये सीखना होगा कि कैलकुलेशन कितनी आसानी से और कितना डीपली करना। इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपकी आ रही तो भी वो करेक्ट मानी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे लाई करता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, 10 की पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाता, तो 8 3 24 हो जाएगा माइनस का, और 10 की पावर 23, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -1, ठीक। और ये 6.023 बचेगा, बस ये पावर भी हट जाएगी, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करने के बाद मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर आप माइनस करके देखेंगे, आंसर आएगा 12.69। 12 किस में आएगा, 69। और आपको पता होना चाहिए कि जो रो होता है, घनत्व होता है, घनत्व की यूनिट क्या होती है, यहाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो भी यूनिट होगी वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सच्ची ये कैसे आया, अभी मैंने फॉर्मूला बताया मेरे भाई, अभी बताया था कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान किसमें दिया गया है, ग्राम में, और आयतन किसमें होता है, अगर सेंटीमीटर में चेंज किया तो आयतन फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर गुणा कराएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। समझ में आया। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पूरी तरीके से क्या होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। आज की वीडियो समझ में आई, कल आपको न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 2 लेके आएंगे हम, और आप अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए।